Hello students, I am Madhuri Sharma, Assistant Professor of Biyani Group of Colleges from Department of Law. आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आज हम बात करते हैं कि कैसे कैसे रूल्स ऑफ एजेंसी हमारे एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट में काम आते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, क्योंकि हमने सारे जो टॉपिक्स थे दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑफ बेलमेंट ऑफ इंडेमनिटी और जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पहले वीडियो शेयर कर चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के कुछ वीडियोस थे वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक प्रोवाइडेड है, उनको जाके विजिट करना है। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ जब तक मैं आपके साथ बनी रही हूँ। बात करते हैं रूल्स ऑफ एजेंसी की और सुबह सुबह का टाइम है तो आई थिंक सब लोग माइंड से फ्रेश होंगे बिल्कुल। तो आइए रूल्स ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हम एंटर होते हैं। पहला रूल है व्हेन प्रिंसिपल कैन सो बाय हिमसेल्फ, मतलब कि अगर प्रिंसिपल कोई काम करता है तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे मैम ये लाइन क्या है। देखिए, व्हेन प्रिंसिपल कैन सो बाय हिमसेल्फ एक्सेप्ट व्हेन एक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि हमारा प्रिंसिपल है और हमारा एजेंट है और प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो सारे सही कामों के लिए, सारी लॉफुल एक्टिविटीज के लिए ही एजेंट को अपॉइंट करेगा। मतलब कि जो काम प्रिंसिपल कर सकता है उसी काम के लिए वो एजेंट को अपॉइंट करेगा। तो पहली चीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि जो भी काम होगा वो हमारा लॉफुल काम होगा। पहली थिंग लॉफुल काम है। दूसरी थिंग है हमारी, जो काम प्रिंसिपल करेगा वो ही काम एजेंट करेगा और उसी के लिए ही वो लायबल होगा। स्टूडेंट्स, अज्यूम करिए कि अगर कोई प्रिंसिपल मैनेजर है किसी भी फैक्ट्री का और वहां पर उसके अनलॉफुल काम भी होते हैं और वहां पर वो एजेंट को अपॉइंट करता है, तो अगर प्रिंसिपल खुद अनलॉफुल एक्टिविटीज में डील नहीं कर सकता तो एजेंट भी अनलॉफुल एक्टिविटीज में डील नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर प्रिंसिपल खुद इन्वॉल्व होता है तो ही वो एजेंट को इन्वॉल्व कर सकता है और अगर सारे काम जो एजेंट करेगा उसके लिए हमारा प्रिंसिपल लायबल होता है। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी हो, अगर किसी एजेंट को अपॉइंट करा है प्रिंसिपल ने तो उस एक्टिविटी के लिए अगर हमारा प्रिंसिपल लायबल है, अगर हमारा प्रिंसिपल खुद जाके काम कर रहा है, अगर हमारा प्रिंसिपल खुद गारंटी ले रहा है तो ही एजेंट उसमें काम करता है। तो यहाँ पर है व्हेन प्रिंसिपल कैन सो बाय हिमसेल्फ, दैट मीन्स जब प्रिंसिपल खुद वो काम करेगा, जब प्रिंसिपल खुद वो काम करेगा तब ही वो एजेंट को रिस्पॉन्सिबल बोलेगा, तब ही वो एजेंट को वो काम दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन हम नोट करते हैं जो है पर्सनल नेचर का। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पर्सनल नेचर के होते हैं जिसमें प्रिंसिपल ये चाहता है कि वो सिर्फ खुद ही एक्ट करे, तो वहां पर प्रिंसिपल खुद सोल रिस्पॉन्सिबल होगा, वहां पर प्रिंसिपल खुद ही एक्ट करेगा और वो वहां पर एजेंट अपॉइंट नहीं करेगा और एजेंट वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो पहला एलिमेंट हमने देखा कि प्रिंसिपल वो ही काम एजेंट को सौंप सकता है, वो ही काम एजेंट को दे सकता है जो वो खुद करता है, जिसकी जिम्मेदारी खुद ले सकता है, चाहे काम ढंग का हो या बेढंग का हो। अगर प्रिंसिपल खुद काम करने को तैयार है, तत्पर है और बिल्कुल रेडी है तो ही वो काम एजेंट को हमारे देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम की जो कहता है ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट हिमसेल्फ एक्टिंग। अगर कोई अपने आप में किसी से काम करवा रहा है, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट, मतलब कि अगर कोई प्रिंसिपल किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहा है तो ये समझा जाता है कि प्रिंसिपल खुद काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, फिर से देखिए और ये मैक्सिम प्लीज नोट करिए, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट, मतलब कि अगर कोई एजेंट के थ्रू काम कर रहा है
तो ये समझा जाता है कि वो खुद काम कर रहा है। मतलब कि अगर हमारा प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट के थ्रू काम करवाता है तो थर्ड पार्टी ये समझती है कि प्रिंसिपल खुद ये सारे फैसले लेता है, खुद ये सारे डिसीजंस लेता है। तो कंक्लूजन हमने देखा कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज। एजेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए हमारा प्रिंसिपल ही लायबल होता है। स्टूडेंट्स, ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप इसको राइट डाउन कर लें। अगर कोई पर्सन, अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू काम करता है तो ये समझा जाता है कि एजेंट खुद काम कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेक्शन 226 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 226 बात करता है प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एजेंट। हमने देखा प्रिंसिपल लायबल है, हम बिल्कुल जान गए जब हमने रूल्स देखे कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, जो भी नेक्स्ट फर्दर स्टेप लेगा एजेंट, उसके लिए हमारा लायबल होगा प्रिंसिपल। विच आर लॉफुल, लेकिन उसके एक्ट्स कैसे होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। जी हाँ, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इज मैंडेटरी कि आप कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट ही करें। अगर आप कोई अनलॉफुल एक्ट करते हैं तो हम उसको या तो वॉइडेबल घोषित कर देते हैं या वॉइड घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल है बेशक वो लायबल होता है एजेंट के सारे कामों के लिए, चाहे एक कदम चले चाहे 100 कदम चले, प्रिंसिपल हमेशा लायबल होगा एजेंट के लिए। लेकिन कौन से एक्ट्स एजेंट के? जो कि होते हैं लॉफुल एंड इन स्कोप ऑफ एज अथॉरिटी। मतलब कि या तो वो एक्ट लॉफुल होने चाहिए या फिर ऐसे होने चाहिए जो ए की अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जिनको ए ने परफॉर्म करा है। तो ये हमारा कहता है सेक्शन 226। आइए इसको एक बार और समझते हैं। जो भी एजेंट ने किए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एजेंट, लेकिन जो एजेंट काम कर रहा है वो लॉफुल होना चाहिए या फिर वो ए के अथॉरिटी के अंदर होने चाहिए। मतलब एजेंट की अथॉरिटी के अंदर होने चाहिए। करी थी कि पी कैसे कैसे एक्ट्स के लिए लायबल होता है, तो पी उन सारे एक्ट्स के लिए लायबल होता है जो कि एजेंट करता है, लेकिन एजेंट सारे काम वो करेगा जो प्रिंसिपल ने उसको लॉफुली करने को बोले हैं। और दूसरी बात, जो एजेंट ने वो काम करे हैं जो उसकी अथॉरिटी के अंदर आते थे, मतलब जिनके इंस्ट्रक्शंस एजेंट को प्रोवाइडेड थे। तो ये हम देखते हैं सेक्शन 226 में। P is liable for all the acts of agent which are lawful। जो कि पहली बात है, हमारा हमेशा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो लॉफुल एक्ट्स हैं उनके लिए लायबल होगा और इन स्कोप ऑफ एज अथॉरिटी, और जो हमारे एजेंट की अथॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ये हमारा रूल है जो एजेंसी का चलता है। स्टूडेंट्स, ये एक ही रूल है जो पूरे हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में डिवाइडेड है और जो सारे पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है और जो काम करता है। नाउ हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि ए जो हमारा एजेंट है और जो हमारा प्रिंसिपल है वो किस किस एक्ट्स के लिए लायबल है और कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है। आइए देखते हैं एक समराइज वे में। पहली चीज हम देखते हैं कि P इज लायबल, दैट इज प्रिंसिपल इज लायबल टू एजेंट फॉर एक्टिविटीज ऑफ ए। मतलब कि जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ है वो लायबल होगा किसको? एजेंट को लायबल होगा। किस कामों के लिए? जितनी भी एक्टिविटीज ए ने करी है उन सभी कामों के लिए हमारा प्रिंसिपल एजेंट को लायबल होता है। बट द क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल कब लायबल नहीं होता है? अगर कोई एक्ट ऐसा है जो अनलॉफुल होता है, इसके लिए हमारा प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है, ये हमने डिस्कस किया है। और अगर कोई भी ऐसे एक्ट्स हैं जो एजेंट ने आउट ऑफ अथॉरिटी, आउट ऑफ पावर जाकर किए हैं, उनके लिए हमारा प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल है, मतलब हम प्रिंसिपल हूं मैं और एजेंट मैंने अपॉइंट किया है किसी को, और ये हमारा ट्रस्ट है। अब इस ट्रस्ट में मुझे देना है डोनेशन, मुझे करना है डोनेशन 5 लाख रुपए का, और ये 5 लाख रुपए मैं किसको देती हूँ? मैं देती हूँ एजेंट को, और एजेंट को कहती हूँ कि जाकर ये 5 लाख रुपए इस ट्रस्ट में डोनेट करा। बट यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो ये सोचेगी, वो ये अनुमान लगाएगी कि जो 5 लाख रुपए हैं, इतनी बड़ी रकम है, ये हमारे प्रिंसिपल ने डोनेट करी है ट्रस्ट में, ना कि एजेंट ने। क्योंकि प्रिंसिपल इज लायबल टू एजेंट।
जितने भी लॉफुल काम होते हैं उनके लिए हमारा प्रिंसिपल लायबल होता है। और यहाँ पर लॉफुल काम है, 5 लाख रुपए दे रहा है, डोनेशन में दे रहा है, ट्रस्ट में दे रहा है, तो ये समझा जाएगा कि प्रिंसिपल ने डोनेशन दिया है। तो प्रिंसिपल लायबल होता है उन सारे एक्ट्स के लिए जो लॉफुल होते हैं और जो ए ने अथॉरिटी में किए होते हैं, मतलब जिसकी इंस्ट्रक्शंस मिली वही काम हमारे प्रिंसिपल ने कर दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ए इज लायबल टू पी। अब पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल कब कब लायबल होगा एजेंट को, जब एजेंट काम करेगा लॉफुल, जब एजेंट काम करेगा अथॉरिटी के अंदर रह के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजेंट हमारा कब कब लायबल होता है। एजेंट का कब कब कर्तव्य बनता है कि वो प्रिंसिपल को लायबल हो, मतलब कि एजेंट ऐसा कब बनेगा जब उसको लगेगा कि हाँ सारे एक्ट्स के लिए मेरा एजेंट ही लायबल होगा। ए इज लायबल टू पी, हमेशा एजेंट लायबल होता है पी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, लेकिन कब लायबल नहीं होता? तब लायबल नहीं होता जब या तो वो माइनर हो या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है फीचर्स ऑफ एजेंसी में। तो प्रिंसिपल सारे कामों के लिए लायबल होता है सिवाय अनलॉफुल एंड आउट ऑफ अथॉरिटी, और हमारा जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को लायबल होता है सारे ही एक्ट्स के लिए, जनरली फॉर ऑल दी एक्ट्स एक्सेप्ट कब कब? जब वो माइनर हो या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो। और लास्ट हम देखते हैं कि एजेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल्स एक्टिंग। हमेशा ये माना जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रस्ट का एग्जाम्पल देखा है, हमेशा स्टूडेंट्स 100% ये माना जाता है कि जो एजेंट है वो इज इक्वल टू ऐसे काम कर रहा है जैसे हमारा कोई प्रिंसिपल एक्टिंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक समराइज वे था, इसको आप नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। समरी वे में प्रिंसिपल लायबल होता है हमेशा लॉफुल एक्ट के लिए, अथॉरिटी के लिए। एजेंट लायबल होता है अगर वो माइनर नहीं होता या अनसाउंड माइंड का नहीं होता। और हमेशा ये माना जाता है कि जो भी काम, जो भी कर्तव्य, जो भी ड्यूटीज हमारा एजेंट करता है वो ऐसे माना जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल ही उनको परफॉर्म कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, गो एंड शेयर माय वीडियो, इतने लोगों तक फैलाओ कि सब लोगों को इन रूल्स के बारे में पता लगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लगे। सो दिस was all for today. Till then, stay healthy and stay fit. Thank you.